नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव चल रहा है। तो 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैप्टर का। ये फाइनल वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो से हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो अब तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस किए। इन डिटेल डिस्कशन हुए थे पिछले क्लासेस में। मैंने आपको पहले ही बोला था एग्जीक्यूटिव मतलब 2 तरह का होता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सब। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब कौन है? जो ब्यूरोक्रेसी है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, या फिर आप बोल सकते हो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो सर्विस करते हैं उन्हें सिविल सर्विस बोलते हैं। सिविल सर्विस क्यों बोलते हैं? क्योंकि और एक सर्विस है गवर्नमेंट के अंडर, वो है मिलिट्री सर्विस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग हैं वो मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं। तो बेसिकली मिलिट्री सर्विस को छोड़कर जो सर्विस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसे आप क्या बोलेंगे? सिविल सर्विस बोलेंगे। ठीक है। वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा, देश में जो सिटीजन है उन्हें भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक मिलिट्री पर्सनल, दूसरा सिविलियंस। तो सिविलियंस जो सर्विस करते हैं उसे आप सिविल सर्विस बोलते हैं। तो सिविल सर्विस में बेसिकली ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, और उनका काम है मिनिस्टर्स को असिस्ट करना, अलग अलग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में। नाउ एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के इन चार्ज रहते हैं। बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से जो मिनिस्टर सेलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट को टेक चार्ज करते हैं। पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कंट्रोल एंड सुपरविजन में होते हैं। अब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है हमारा, पार्लियामेंट है हमारा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो लेजिस्लेचर ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट किया है उसके वायलेशन में काम नहीं कर सकते। तो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक पॉलिटिकल कंट्रोल रिटेन करना। वैसे इंडिया में एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। क्या होता है प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी? मतलब एकदम ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स है जिन्हें अपना काम एकदम प्रोफेशनल तरीके से करना आता है, बट एट द सेम टाइम द मशीनरी इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। पर देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल है, एंड द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल मतलब कभी भी उन्हें एक पॉलिटिकल पोजीशन लेना नहीं चाहिए पॉलिसी मैटर्स में। डेमोक्रेसी में यह हो सकता है ना कि एक पार्टी इलेक्शंस में हार गए और नए पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाया, तो नए जो गवर्नमेंट आएगा उनकी पॉलिसीज पुराने गवर्नमेंट जैसा नहीं होगा, तो पॉलिसीज पूरा चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशंस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। मतलब जो रूलिंग पार्टी का पॉलिसीज है उसे इंप्लीमेंट करने का काम है ब्यूरोक्रेट्स का। वो ये नहीं बोलना चाहिए पिछले गवर्नमेंट अच्छा था, उनकी पॉलिसीज अच्छा था, तो वही हम इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट बोलेगा, गवर्नमेंट को कौन चलाएगा? जो रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी है, तो उनके हिसाब से काम करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल है एंड इनको पॉलिटिकली न्यूट्रल भी रहना चाहिए। वो मैंने बता दिया क्या है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी भी तरह का फेवर नहीं दिखाना चाहिए। उनके लिए बस पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है या फिर मिनिस्टर्स ने जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किया है उसको इंप्लीमेंट करना है, बस वही उनका काम है। वैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है दोस्तों। इसमें अलग अलग सर्विसेज है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है, लोकल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज है, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ है। तो ये सारे इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह बात अच्छी तरह पता था कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉन पार्टीसन होना चाहिए एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। नॉन पार्टीसन मतलब अनबायस्ड, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो वांटेड द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी टू बी इम्पार्शियली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट।
ठीक है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने वाले लोग हैं उन्हें बेसिस ऑफ मेरिट के ऊपर सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं गवर्नमेंट को कुछ लोग पसंद है उन्हीं को ब्यूरोक्रेसी में भर दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए और जिनको मेरिट है उन्हीं को अपॉइंट करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, इस तरह एक प्रोविजन है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स है उन्हें फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट करते हैं। और कौन अपॉइंट करते हैं? देखिए, यूनियन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, सारे स्टेट्स के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड सारे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं रेस्पेक्टिव गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब सुनिए, अगर चेयरमैन को रिमूव करना है तो यह काम कौन करेगा? यह काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। समझ गया? मेरा कहने का मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स को रिमूव करना आसान नहीं है। रिमूव करना है तो एक थरो इंक्वायरी कंडक्ट कराना पड़ेगा, दैट टू बाय ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर ये जज के रिकमेंडेशंस के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे। तो ऐसा एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया हुआ है वो मैंने आपको इधर बताया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह बात अच्छी तरह पता था एक नॉन पार्टीसन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होना कितनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको नॉन पार्टीसन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी चाहिए तो इसके लिए इस तरह के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना जरूरी है। यूपीएससी एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराते हैं, यह सब आपको मालूम होगा, फिर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप यही समझ लीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशंस एकदम इम्पार्शियल तरीके से मेरिट के बेसिस पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं। नाउ इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एंश्योर्स दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शंस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। देखिए, इधर बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स के बारे में बात हो रही है दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस के बारे में बताया हुआ है। स्टेट्स चाहे तो वीकर सेक्शंस के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर एक सेक्शन या कम्युनिटी ब्यूरोक्रेसी में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो रिजर्वेशन देने से क्या होगा, हर एक वीकर सेक्शन के लोग भी ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाएगा। तो आज के हिसाब से हमारे देश में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किस तरह रिजर्वेशन दिए जाते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 22% रिजर्वेशन है एससीज एंड एसटीज के लिए, 27% रिजर्वेशन है ओबीसीज के लिए और रिसेंटली 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ये फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर है। तो ये जो प्रोविजंस ये इंश्योर करते हैं दोस्तों दैट द ब्यूरोक्रेसी वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विस। तो देखिए, ये रिजर्वेशन होने से हमेशा ब्यूरोक्रेसी में हर एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के लोग रहेंगे और ये जो सोशल इनइक्वालिटीज है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को 3 विभागों में क्लासिफाई किया हुआ है। एक है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा सेंट्रल सर्विसेज, तीसरा स्टेट सर्विसेज। नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब क्या होता है? सबसे पहले एग्जांपल्स, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और एक इसमें लिखा नहीं है दोस्तों वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज है। मतलब इन सर्विसेज में जो लोग हैं ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, फिर भी अलग अलग स्टेट्स के लिए इन्हें एलोकेट किया जाता है। बेसिकली आपने सुना होगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का कैडर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र कैडर, पंजाब कैडर, तमिलनाडु कैडर, केरला कैडर, तो वही स्टेट्स में ये पोस्टेड होते हैं। तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो काम करते हैं। इनको सैलरी एंड अलाउंसेस भी पर्टिकुलर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से ही मिल जाएगा, पर ये लोगों का एक्चुअल जो ऑनर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, पर ये स्टेट के लिए काम करेगा। इसे बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज, ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है दोस्तों और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही ये काम करेंगे। एग्जाम्पल्स है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक है इंडियन कस्टम सर्विस, ये स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और एक होता है स्टेट सर्विसेज। एक तो आपको पता है दोस्तों
प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होता है, जैसे कि यूपी पीसीएस होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, ये बेसिकली सिविल सर्विसेज के नीचे रहते हैं। ये लोग जो एक्चुअल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं उन्हें असिस्ट करते हैं। नाउ यूपीएससी जिन पर्सनल को सेलेक्ट करते हैं फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ये हर एक स्टेट की जो हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी है ना, उसका बैकबोन आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा। देखिए, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वैसे नॉर्मली कलेक्टर एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं और इस आईएएस ऑफिसर को काम करना है एज पर द सर्विस कंडीशंस लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? इनके जो सर्विस कंडीशंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, पर ये काम किसके लिए करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। नाउ एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इज असाइन्ड टू ए पर्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को एक एक स्टेट एलोकेट करके देते हैं और उनको काम करना है उस स्टेट के लिए। उनको सुपरवाइज करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, पर इनका जो सर्विस कंडीशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे और इनको अपॉइंट भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ और एक बात यह है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस के लिए वापस भी जा सकते हैं और ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। This means that the key administrative offices of the states are under the supervision and control of the central government। मतलब एक स्टेट में जो की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, उनकी ब्यूरोक्रेसी का जो बैकबोन है, उसे एक्चुअली सुपरवाइज एंड कंट्रोल कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, apart from the IAS and the IPS officers appointed by the UPSC, the administration of the state is looked after by officers appointed through the State Public Service Commission। देखिए, ये IAS IPS ऑफिसर्स के बाद या इनके नीचे और भी कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करते हैं। मतलब आप समझ गए ना, आपके स्टेट में देखिए कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है। ऐसे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो रेस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करते हैं। पर ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करते हैं, ये किनके अंडर काम करेंगे? उन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? इधर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंट्रोल दिख रहा है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये सब के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म वाला चैप्टर में जो आगे आएंगे। नाउ फाइनली, ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल। गवर्नमेंट के जितने वेलफेयर पॉलिसीज है ये लोगों तक पहुंचाने का एक इंस्ट्रूमेंट है ब्यूरोक्रेसी। पर ब्यूरोक्रेसी इतने पावरफुल है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के पास इतने पावर्स दिया हुआ है कि साधारण लोग एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अप्रोच करने के लिए डरते हैं। तब लोगों को लगेगा ये जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हमारी डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम ही नहीं करते हैं। बट अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं सुन रही है, आप आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जाके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। आपका एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, वो इफेक्टिवली ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है साधारण लोगों के साथ जो होता है, ये सॉल्व हो जाता है जब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहते हैं। बट एट द सेम टाइम टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टर्न्स द ब्यूरोक्रेसी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन। ये बात भी सही है दोस्तों, अगर ज्यादा ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, फिर तो ब्यूरोक्रेट अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा ऊपर से ऑर्डर्स आते रहेंगे एमएलए से, एमपी से, मिनिस्टर से कि वो करो, ये करो, फिर एक ब्यूरोक्रेट अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इसके बीच में भी एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिपेंडेंट मशीनरी क्रिएट किया है रिक्रूटमेंट के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। बट बहुत लोग ये भी सोचते हैं दोस्तों, ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एक प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे कई लोग सोचते हैं। इट इज ऑल्सो फेल्ट दैट इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन।
मतलब कुछ लोगों को यह भी लगता है हमारी संविधान में एनफ प्रोविजंस नहीं है ये इंश्योर करने के लिए कि ब्यूरोक्रेसी सिटीजन्स के लिए एकदम अकाउंटेबल हो। मेरा कहने का मतलब है, देखिए आप जब एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो आपका कुछ काम करवाने के लिए, तो वो जो बोलते हैं वो हम सुन के आते हैं। वो बोलेगा आपका काम नहीं हुआ, या 2 दिन बाद हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, इधर पेंडिंग है उधर पेंडिंग है, तो आपको एक्चुअली मालूम नहीं चलता है कि ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए एनफ प्रोविजंस नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर भी देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था, इससे प्रॉब्लम एक हद तक सोल्व हुआ है, ये मानना पड़ेगा। आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, अगर आपका कुछ काम नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई एग्जामिनेशन में, ये क्यों नहीं हुआ, ये सब पूछने का अधिकार है आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर। वैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट भी है, पर ये सब के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन में एनफ प्रोविजंस नहीं है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, ये इधर लिखा हुआ। फाइनली दोस्तों कंक्लूजन, द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए आजकल आप देख ही रहे हो हमारा जो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव है वो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। अगर आप दूसरे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करोगे, लाइक लेजिस्लेचर से, जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव के पास सबसे ज्यादा पावर्स है। एंड दिस जनरेट्स ए ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। देखिए जब आप किसी भी ऑर्गन को ज्यादा पावर्स देते हो या किसी भी ऑर्गन के पास ज्यादा पावर्स है तो उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाता है कि नहीं। तो ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया। हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं सेलेक्ट किया, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं सेलेक्ट किया, हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया जिससे एग्जीक्यूटिव के ऊपर रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल हो सकता है। देखिए हमारे देश में तो पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके पावर्स के ऊपर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड ऊपर से हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रहा है ये सब कुछ इंश्योर किया है दैट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कैन नॉट बिकम अनरेस्पॉन्सिव। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, बट हमारे देश में जो पीरियोडिक इलेक्शंस होता है, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव के पावर्स के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स हैं, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रहा है, ये सब की वजह से एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हमेशा प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। वो जनता के प्रॉब्लम्स के खिलाफ या फिर देश की भलाई के खिलाफ कभी भी अनरेस्पॉन्सिव नहीं हो सकते। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। तो इससे हमारा चैप्टर 4 द एग्जीक्यूटिव खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।